अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम प्रोब्स की बात करेंगे। और प्रोब्स होते क्या हैं? प्रोब्स बेसिकली एक कोई भी शॉर्ट पीस के मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के क्या कहते हैं वो शॉर्ट पीसेस होते हैं या एक आरएनए का पीस होता है। और प्रोब्स का बेसिक और इनको लेबल किया जाता है किसी भी रेडियो एक्टिव या किसी भी नॉन रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से। और इनका फंक्शन क्या होता है कि प्रोब्स ने बेसिकली जो आपकी टारगेट डीएनए है ना, जो टारगेट जीन है, उसको जाके आइडेंटिफाई करना है। उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि जो उन प्रोब्स के अंदर जो सीक्वेंस होगा ना, वो उस टारगेट डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो यही चीज बताई गई कि प्रोब इट इज अ शॉर्ट पीस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए लेबल्ड विद अ रेडियो आइसोटोप लाइक 32 फॉस्फेट या विद अ नॉन रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, जिस तरह बायोटिन या कोई फ्लोरेसेंट डाई हो गया। और इनका काम क्या होता है कि जो सीक्वेंस होता है प्रोब्स के अंदर, क्योंकि ये खुद शॉर्ट पीसेस होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए के, तो इनके अंदर जो सीक्वेंस होगा ना वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा आपकी इंटरेस्ट ऑफ जो आपकी क्या कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट है उस सीक्वेंस के। द सीक्वेंस ऑफ प्रोब इज कॉम्प्लीमेंट्री टू अ सीक्वेंस इन द डीएनए ऑफ इंटरेस्ट कॉल्ड द टारगेट डीएनए। तो प्रोब्स का यही फंक्शन होता है। और क्या कहते हैं, क्योंकि ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत से पड़ी क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस होता है उसने जब आपका जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल है वो जब लार्ज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के मॉलिक्यूल को फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं तो काफी सारे फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब वो जो काफी सारे शॉर्ट फ्रैगमेंट्स होते हैं उनमें से किसी भी एक फ्रैगमेंट में आपकी क्या कहते हैं जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हो सकती है। तो प्रोब्स का काम यही होता है कि प्रोब्स ने बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं ताकि वो आराम से जब, क्योंकि हमें जब पता होगा कि जो हमारी टारगेट जीन है, जो टारगेट डीएनए है, उसका अगर सीक्वेंस हमें पता होगा तो हम उसी का कॉम्प्लीमेंट्री एक प्रोब बना देंगे, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री एक सीक्वेंस बना देंगे जिसको हम प्रोब कहेंगे और उसको हम लेबल कर देंगे किसी भी रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो मटेरियल से। उसका काम क्या होगा कि वो जब इस क्या कहते हैं जब एक सॉल्यूशन में डाला जाएगा जिसके अंदर काफी सारे मल्टीपल फ्रैगमेंट्स होंगे तो वो इजीली उस फ्रैगमेंट को आइडेंटिफाई कर पाएगा जिस फ्रैगमेंट के पास जिस फ्रैगमेंट के पास आके आपकी टारगेट जीन होगी, क्योंकि जो प्रोब का सीक्वेंस होगा वो उस टारगेट जीन के सीक्वेंस से कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो प्रोब्स का फंक्शन यही होता है कि दे हैव टू आइडेंटिफाई द टारगेट जीन या टारगेट सीक्वेंस, टारगेट डीएनए। और प्रोब्स को हम यूज किस तरह करते हैं? अच्छा, प्रोब्स की क्या खास बात है कि ये सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के मॉलिक्यूल पे ही जाके बाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए होता क्या है कि लेट्स सपोज क्या कहते हैं ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। और मैंने एक प्रोब्स की क्या खास बात बताई, क्योंकि प्रोब्स एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के मॉलिक्यूल हैं तो उन्होंने क्या कहते हैं उनकी एक खास बात ये कि वो सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस ऑफ टारगेट डीएनए, यानी वो सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे जाके ही बाइंड करेंगे, वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे जाके बाइंड नहीं करेंगे। तो अब लेट्स सपोज ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और सिंस प्रोब की खास बात ये कि इन्होंने सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड पे जाके ही बाइंड करना है, तो हम सबसे पहले लेट्स सपोज कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब इसमें से हमको पता है कि इसमें एक हमारी टारगेट जीन है, लेकिन जो टारगेट जीन है वो किसी भी एक स्ट्रैंड पे होगी। तो अब हम सबसे पहले करेंगे क्या, उस डीएनए को हम सिंगल स्ट्रैंडेड जो हमारी डीएनए जिसके अंदर हमारी टारगेट जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम पहले सिंगल स्ट्रैंड्स में क्या कहते हैं प्रोड्यूस करेंगे। वो सिंगल स्ट्रैंड्स में इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हमने सिंगल स्ट्रैंड में प्रोड्यूस कैसे किया, हम उसको डीनेचर करेंगे जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज प्रोड्यूस बाय अल्कलाइन डीनेचरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। फिर हम क्या करेंगे, ये जो दो सिंगल स्ट्रैंड्स हैं ये आपस में बाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हम इनको किसी भी सॉलिड सपोर्ट के साथ जाके बाइंड करा देंगे जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज फर्स्ट बाउंड टू सॉलिड सपोर्ट सच एज नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन। और ये हम क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं ताकि इस तरह फिर जो स्ट्रैंड्स हैं वो आपके इमोबिलाइज हो जाएं। जब वो इमोबिलाइज हो जाएंगे तो वो आपस में बाइंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम प्रोब डालेंगे ना उनमें तो वो प्रोब से इजिली क्या कहते हैं बाइंड कर पाएंगे और प्रोब इस सीक्वेंस को इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा। और यही चीज इन्होंने इस पूरे पैराग्राफ में दिखाई हुई है। ये मैं थ्रू डायग्राम भी समझा देता हूँ कि एक ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए थी और इसको हमने सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दिया। लेट्स सपोज जो इस सिंगल स्ट्रैंड का ये पोर्शन है यहाँ पे हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब हमने इसको आइडेंटिफाई करना है लेकिन हमें नहीं पता कि वो इधर ही है या नहीं, तो हम करेंगे क्या, हमने पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट किया, देन हमने क्या किया, इस जो यहाँ पे सीक्वेंस है उसी का एक कॉम्प्लीमेंट्री छोटा सा प्रोब बनाया। फिर हमने प्रोब को और इस जो डबल स्ट्रैंड्स थे इनको हमने एक नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन से अटैच करा दी ताकि ये आपस में बाइंड ना कर सकें। फिर जब हमने प्रोब डाला, प्रोब का काम क्या होगा, जैसे हम डालेंगे सिंस प्रोब का जो सीक्वेंस होगा वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो प्रोब इजीली जाके इसको आइडेंटिफाई कर लेगा और इससे जाके हाइब्रिडाइज हो जाएगा। एंड सिंस इट विल बी लेबल्ड रेडियो एक्टिवली या थ्रू नॉन रेडियो एक्टिव मटीरियल जिस लाइक बायोटिन, तो वो इजीली हमें विजिबल हो जाएगा। तो ये थी पूरी कहानी प्रोब्स की। अब क्या कहते हैं, प्रोब्स आपके डिफरेंट तरह के होते हैं तो हम वो पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक और खास बात क्या है कि जो प्रोब्स होते हैं
अगर तो हमको लेट सपोज हमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है अगर तो हमें उसका सीक्वेंस पता है देन तो जो हमें सिंथेटिक प्रोब बनाना है वो इजीली हम बना सकेंगे, क्योंकि हमें जब जीन ऑफ जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का वो जो पता होगा तो हम उसके कॉम्प्लीमेंट्री एक प्रोब बना देंगे इजीली, जो कि इजीली आइडेंटिफाई कर देगा। लेकिन लेट सपोज कि कोई एक ऐसी वो आ जाए सिचुएशन आ जाए जहां पे हमको उस जीन का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ना पता हो लेकिन अमाइनो एसिड सीक्वेंस पता हो, तो हम क्या करेंगे कि वो जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस होगा ना उसको हम यूज करेंगे और उससे उसको यूज करके फिर हम क्या कहते हैं उसके कोड्स का उसके उस मतलब उसके कोडॉन्स का हम एक प्रोब बनाएंगे कि इफ द अमाइनो एसिड सीक्वेंस इज नोन देन हम क्या करेंगे इट विल बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ न्यूक्लिक एसिड प्रोब यूजिंग द जेनेटिक कोड एज अ गाइड बिकॉज ऑफ द डीजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड इट इज नेसेसरी टू सिंथेसाइज सेवरल ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। बेसिकली उन्होंने यहाँ पे चीजें ये बताई है कि लेट सपोज हम ये कर लेते हैं कि ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसमें इंसुलिन की जीन है। अब हमें पता है इसमें इंसुलिन की जीन है लेकिन हमें ये नहीं पता कौन से उस पे स्ट्रैंड पे है, तो हमने पहले क्या किया उसको वो इस तरह के कहते हैं डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दिया, मतलब सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें पता है कि यहाँ पे, लेकिन अगेन हमको ये नहीं पता प्रोब डालने से पहले कि जो इंसुलिन की जीन है इधर उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है। लेकिन लेट सपोज हमें उसका अमाइनो एसिड सीक्वेंस पता है। अगर हमको अमाइनो एसिड सीक्वेंस पता है देन हम मल्टीपल प्रोब्स बनाएंगे उसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के। कैसे बनाएंगे, क्योंकि वी नो कि जो आपका अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स का हमने पढ़ा था कि डिफरेंट कोडॉन एक कहते हैं, हमने एक चीज पढ़ी थी डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन क्या थी कि डिफरेंट कोडॉन्स एक ही अमाइनो एसिड के स्पेसिफिक हो सकते हैं। जिस तरह CGU भी आर्जिनिन को कोड कर सकता है, CGC भी आर्जिनिन को कोड कर सकता है। अब लेट सपोज हमको इंसुलिन के अमाइनो एसिड सीक्वेंस पता है, ठीक है, इस चीज को ख्याल रखना जो मैं कह रहा हूं कि हमको उस प्रोटीन का अमाइनो एसिड सीक्वेंस पता है, तो हम इजीली उस अमाइनो एसिड सीक्वेंस को, जो भी अमाइनो एसिड सीक्वेंस हो, लेट सपोज उसके अंदर आपका फिनाइल एलेनिन आता हो, सीरीन आता हो, टायरोसिन वगैरह आता हो, तो हम उन डिफरेंट अमाइनो एसिड्स का डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यूज करके डिफरेंट तरह का प्रोब बना देंगे। आई होप इजीली समझ आ गया कि मैं बेसिकली समझा ये रहा हूँ कि लेट सपोज यहाँ पे इंसुलिन की जीन है, वो एज एग्जाम्पल मैंने यूज की हुई है। अब इंसुलिन में लेट सपोज कि हमने क्या कहते हैं उसका अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है वो इस तरह है कि पहले सीरीन आता है, फिर टायरोसिन आ गया, फिर सिस्टीन आ गया। ये आई एम इमेजिनिंग इट, आई एम नॉट श्योर कि ये होता है, लेकिन लेट सपोज कि ये है कि इसमें ल्यूसीन आ गया, सीरीन आ गया वो। तो हमें सिंस वो अमाइनो एसिड सीक्वेंस पता है ना, तो उन अमाइनो एसिड्स को यूज करके हम जो कोड्स जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को यूज करके हम क्या कहते हैं एक प्रोब बनाएंगे जो कि फिर इजीली आइडेंटिफाई कर देगा। और हम डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस यूज करेंगे, क्योंकि वी नो कि मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस एक ही अमाइनो एसिड को कोड कर सकता है, जो कि हमने डीजेनरेसी एक पढ़ी थी। तो यही चीज इन्होंने यहाँ पे समझाई हुई कि क्या कहते हैं, इफ द सीक्वेंस ऑफ जीन इज अननोन बट द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन द फाइनल जीन प्रोडक्ट may be used to construct a nucleic acid probe using the genetic code, वो जो पीछे genetic code as a guide, and because of the degeneracy of the genetic code it is necessary to synthesize several oligonucleotides। के वही अगर आपने क्या कहते हैं जब क्योंकि डीजेनरेसी होती है तो हमें डिफरेंट प्रोब्स बनाने होंगे डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के। तो ये चीज उन्होंने यहाँ पे बताई हुई थी। अब प्रोब्स को हम यूज कैसे करते हैं, कुछ आपके एलील स्पेसिफिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब्स होते हैं। एलील स्पेसिफिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब्स का काम क्या होता है कि वो जो भी स्पेसिफिक एलील है उसको जाकर आइडेंटिफाई करेंगे और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड कर देंगे। लेट्स सपोज कि जिस तरह सिकल सेल एनीमिया है, अब एक पेशेंट आया, आपको नहीं पता उसमें सिकल सेल एनीमिया है या नहीं, तो उसको आप डिटेक्ट कैसे करेंगे, उसकी आप डीएनए ले लेंगे, लेट्स सपोज उसकी वाइट ब्लड सेल से डीएनए ले लिया, उसको एम्पलीफाई कर दिया, उसको डीनेचर कर दिया, फिर एक मेम्ब्रेन से अप्लाई कर दिया। क्यों? ताकि वो आपस में वो इमोबिलाइज हो जाए, वो डीएनए इमोबिलाइज हो जाए। अब हमने उसका डीएनए सीक्वेंस है उसमें हमने देखना है कि उसके पास क्या कहते हैं वो जो आपका सिकल सेल एनीमिया वाली जो डीएनए जो जीन होती है उसका कोड है या नहीं। तो हम क्या करेंगे कि लेट सपोज अगर हमको क्योंकि ये पता है कि जो आपके सिकल सेल एनीमिया है उनमें हमें ये पता है कि जो कोडॉन नंबर 6 होता है वहां पे ग्लूटामेट कन्वर्ट हो जाता है वैलिन में। तो हम एक ऐसा एलील का प्रोब बनाएंगे। हम दो तरह के प्रोब्स दो तरह के प्रोब्स बनाएंगे। एक हम ऐसा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का प्रोब बनाएंगे जिसमें हम जो 6 पोजीशन होगी वहां पे वैलिन का कोड रखेंगे। जिस तरह यहाँ पे उन्होंने एक ये प्रोब बनाया हमने जिसमें हमने 6 पोजीशन पे CTG जो कि वैलिन को कोड करता है उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का हमने एक प्रोब बनाया। अब ये वाला प्रोब क्या करेगा, सिंस इट इज एलील स्पेसिफिक, तो ये जिन पेशेंट्स में सिकल सेल एनीमिया होगा
या जिन पेशेंट्स में जो पेशेंट्स कैरियर होंगे, क्योंकि वी नो जो कैरियर होते हैं उनमें भी सिकल सेल एनीमिया की जीन होती है, तो ये वाला प्रोब जाके उनके साथ बाइंड कर जाएगा। तो यही चीज क्या कहते हैं इन्होंने यहाँ पे दिखाई है कि लेट सपोज कि अगर तो हमने वो वाला प्रोब यूज किया जिस प्रोब का जो सीक्वेंस था वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री था, जो कि एक क्या कहते हैं कि जो सिकल सेल एनीमिया वाली म्यूटेशन होती है उसका जीन सीक्वेंस होते हैं, तो वो वाला प्रोब क्या करेगा, जो पेशेंट्स जिनमें क्या कहते हैं उस सिकल सेल एनीमिया की जीन होगी, और वो कौन से पेशेंट होते हैं जिनमें सिकल सेल एनीमिया होया हुआ या जो कैरियर्स हो, तो वो प्रोब क्या करेगा, उनकी जीन्स के साथ जाके बाइंड कर देगा और इजीली विजिबल हो जाएगा, जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। लेकिन लेट सपोज अगर हमने कोई ऐसा प्रोब बनाया जो कि नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन की चेन होती है उसके कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो वो जो नॉर्मल वाला होगा ना, वो सिर्फ नॉर्मल पेशेंट जो होगा उसी की नॉर्मल डीएनए के साथ जाके कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग कर पाएगा, क्योंकि वो उसका जो सीक्वेंस है वो उसी नॉर्मल बंदे के साथ जाके बाइंड करता है। वो जो नॉर्मल वाला होगा ना आपका क्या कहते हैं नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन की जीन है उसका जो प्रोब होगा, उसका प्रोब आपका क्या कहते हैं जो सिकल सेल एनीमिया वाली जीन होती है उसके साथ जाके बाइंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। तो ये चीज उन्होंने इस पैराग्राफ में समझाई थी कि a synthetic allele specific oligonucleotide probe can be used to detect the presence of sickle cell mutation in the beta globin gene. DNA is isolated from white blood cell, amplified, denatured, applied to membrane। ये सब क्यों करे, ताकि वो आपका क्या कहते हैं इमोबिलाइज है। रेडियो लेबल्ड, क्योंकि हम इसको लेबल करते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब complementary to the point mutation which is at codon 6 in patient with beta globin gene. Affected beta globin gene is supplied to membrane. DNA isolated from heterozygous individual and homozygous patient contains a sequence that is complementary to the probe and a double stranded hybrid form can be detected. ये तभी होगा जब हमने वो वाला प्रोब बनाया हो जिसका जो सीक्वेंस हो वो इस वाली जीन का हो, अफेक्टेड वाली जीन का हो। लेकिन ये वाला जो अफेक्टेड वाली जीन है ना, जो कि उन्होंने यहाँ पे भी दिखाई है कि वो जो अफेक्टेड वाली जीन का प्रोब जो है वो नॉर्मल बंदे की जीन के साथ जाके कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। कि पोर्शन ऑफ जीन फॉर द बीटा वो अफेक्टेड चेन ऑफ हीमोग्लोबिन एस, DNA code for valine instead of glutamine in 6th position. Oligonucleotide probe hybridizes with a DNA fragment from the gene for वही affected chain. लेकिन oligonucleotide probe fails to hybridize with the DNA fragment from the gene for the normal chain, क्योंकि वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। तो हम इन प्रोब्स को आपके सिकल सेल एनीमिया डिटेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जो लास्ट बात है वो है बायोटिन रिलेटेड प्रोब्स की। अब मैंने कहा कि हम इसको रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव मटीरियल से क्या कहते हैं जो प्रोब्स होते हैं उनको हम लेबल करते हैं, लेकिन क्योंकि सिंस वी नो रेडियो एक्टिव जो मटीरियल है इट इज़ काफ़ी डेंजरस टू हेल्थ, और इन रेडियो एक्टिव मटीरियल्स का जो डिस्पोजल होता है वो भी करना क्या कहते हैं काफ़ी मुश्किल और काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहा है। तो हम आजकल नॉन रेडियो एक्टिव मटीरियल्स यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह बायोटिन। बायोटिन की क्या खास बात है कि जो बायोटिन है वो एविडिन एक प्रोटीन होती है, जो कि आपकी कहते हैं जो चिकन की एग वाइट्स होते हैं, जो अंडा आप खाते हैं उसमें जो सफ़ेद होती है, एक तो सर्दी येलो रंग की होती है, फिर जो सफ़ेद होती है उसके अंदर जो प्रोटीन होती है एविडिन होती है। बायोटिन की क्या खास बात है कि वो एविडिन के साथ जाकर टाइटली बाइंड कर जाती है। तो हम आजकल क्या करते हैं प्रोब्स को आपका वही आइडेंटिफाई कराने के लिए एक वही नॉन रेडियो एक्टिव मटीरियल जिस तरह बायोटिन उसके साथ लेट्स सपोज हमने कोई प्रोब बनाया, अब हमने इस प्रोब पे बायोटिन लगा दी। बायोटिन लगा के क्या होगा कि वो प्रोब आपका पहले जो भी जीन थी जिस तरह इसने इसको डिटेक्ट कर लिया, हाइब्रिडाइज कर लिया। अब हम उस बायोटिन रिलेटेड प्रोब को एक एविडिन के उस बायोटिन रिलेटेड प्रोब के ऊपर एक एविडिन का डाई लगा देंगे, या कोई एक ऐसा डाई लगा देंगे जिसका एविडेंस होगी, और वो जब हम लगाएंगे ना तो वो इजीली हमारे लिए विजिबल हो जाएगा और इजीली हमें वो डिटेक्ट हो पाएगा। तो बस एक ये चीज़ थी जो इस पैराग्राफ में दिखाई दी है कि बायोटिन रिलेटेड प्रोब्स की क्या खास बात है, वो क्यों यूज़ किए जाते हैं। तो दैट वॉज इट। आई होप ये इजीली समझ में आ गया हो। इसमें बेसिकली जो इसकी समरी है ना, प्रोब्स का मेन चीज़ आपने ये याद रखनी है कि प्रोब्स का फंक्शन ये है कि दे आर यूज टू डिटेक्ट क्या कहते हैं टू डिटेक्ट अ टारगेट डीएनए, अ टारगेट सीक्वेंस ऑफ डीएनए। और ये खुद होते हैं क्या, ये खुद एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और एक आरएनए का शॉर्ट पीस होते हैं, और इनको लेबल्ड किया जाता है ताकि वो ईजिली विजिबल हो जाए। और इनको इनकी क्लिनिकल इनका यही है कि ये क्या कहते हैं जो सिकल सेल एनीमिक पेशेंट्स होते हैं उनमें भी क्या कहते हैं जो वो सिकल सेल एनीमिक की जो अलील है या जो नॉर्मल बंदे की अलील है, अगर हम उसके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब बनाएं तो वो उसको जाके इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो दैट वाज इट। आई रियली होप ईजिली समझ में आ गया, एंड थैंक यू।